हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या देखो चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण क्वेश्चन जितना हो सके उतने क्वेश्चन का हल करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का प्रकार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझ में बहुत आसान है और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले एक परिमेय पढ़ लेते हैं। परिमेय थोड़ा सा बहुत आसान परिमेय है, सिद्ध करने वाला परिमेय नहीं, खाली समझने वाला परिमेय है। देखिए परिमेय कहा जाता है तो मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कोई सी अभाज्य संख्या जैसे जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, अभाज्य संख्या है। यदि p यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब यदि p है ना वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो देखिए p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ क्या है p क्या है, एक सभाज्य संख्या, सभाज्य जिसका गुणनखंड 1, 5 गुणनखंड 1 तो 5 है वो p स्क्वायर को मतलब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। इसका यह मतलब परिमेय सिंपल है। तो कोई भी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जैसे 7 है, 7 मान लीजिए क्यूब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 क्यूब स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है तो 7 क्यूब को भी विभाजित करेगा। जैसे 5 है, 5 कोई भी संख्या कुछ का भी मान लीजिए आर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, आर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जो 5 है ना वो आर को भी विभाजित करेगा। इस परिमेय का मतलब एक सिंपल बहुत आसान परिमेय है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, चलिए सिद्ध करते हैं इसका हल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो इसको चलिए हल करते हैं। पहले लिखेंगे हल और जिसको सिद्ध करना है उसको हम ऑपोजिटिव मानेंगे। जैसे कि √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या। पर अब परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो फिर मानेंगे कि √5 इक्वल हो जाएगा p अपॉन q, जहाँ q क्या होता है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। और p और q क्या है, p और q एक क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या मतलब बता रहे हैं सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या किस लोग, सभाज्य संख्या p और q सभाज्य मतलब p और q का जो HCF निकलेगा ना वो 1 के बराबर होगा, वो HCF 1 के बराबर होगा। मतलब p और q का HCF है ना वो 1 के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, दो संख्या का है, उसका HCF निकालेगा वो 1 के बराबर होगा तो कौन सी संख्या होगा, सभाज्य संख्या होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक क्यूब इधर कचिए, क्यूब इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ आगे कर देंगे √5 इक्वल हो जाएगा p। अब देखें यहाँ दोनों अगर स्क्वायर करेंगे, इस सब क्वेश्चन में से हल होगा, मतलब दोनों का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं। √5 और q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर होता है
सिंपल में उस चीज का रूट का स्क्वायर करना है तो सिंपल में वो संख्या जाता है। जैसे कि √3 का स्क्वायर करना है तो सिंपल में √3 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करना है तो 5 आ जाएगा। अब जैसे कि अब 7 का रूट करना का स्क्वायर करना है तो सिंपल में 7 आ जाएगा। तो √5 का स्क्वायर कहाँ जाता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। √5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा p का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग से जाएगा। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सिंपल, और q का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 5 इधर क्या में गुना में, कोई भी संख्या इधर क्या में गुना में, तो बराबर कैसे जाएगा तो कितने में जाएगा, भागा में जाएगा। तो 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में जाएगा। तो q स्क्वायर p स्क्वायर के अपोर में 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, एक परिमेय सिद्ध करने बताए थे। देखिए 5 है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर p है ना, 5 है p स्क्वायर को विभाजित कर, एक पीछे अभी तुरंत परिमेय देखे हैं कि जब 5 है कोई भी संख्या p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वो संख्या p को भी विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर फिर लिख देंगे तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अब जब 5 है वो p को भी विभाजित करेगा, तो मान लीजिए 5 है, यहाँ पर अब आगे लिखते हैं p को विभाजित करेगा, p को विभाजन तो 30 को भागा लगाएगा। तो 5 है वो p को विभाजित करेगा, तो मान लीजिए कुछ भी संख्या आएगा, मतलब कोई भी संख्या विभाजित करा तो कुछ भी संख्या तो ऐसे करेगा। तो p है, p को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। तो p है 5 विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए k1 संख्या है, k1 क्या है, तो k1 मान लीजिए एक पूर्णांक है, केवल एक पूर्णांक है। अभी 5 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 5 केवल, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। नहीं समीकरण 1 को यहाँ भी मान लेंगे, 1 इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 k1 है, यहाँ p के मान यहाँ से उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, हाँ तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जब बताऊंगा ना 5 k1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 k1 का स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा q का स्क्वायर 5 का स्क्वायर देखना होता है 25, और k1 का स्क्वायर अपन में 5, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो k1 q का स्क्वायर 5 से 5 बार में कट जाएगा तो 5 k1 स्क्वायर, ये 5 से 25 कट गया 5 बार में, ठीक है। अब इधर 5 कोची में है, इधर 5 कोची में, इधर 5 क्या में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से 5 q स्क्वायर अपन में 5 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा k1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर फिर लिखेंगे कि 5 है ना वो q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, फिर परिमेय का रूल, बस परिमेय का थोड़ा सा रूल लगता है कि 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर 5q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। जब 5q स्क्वायर q को विभाजित करेगा तो 5q को विभाजित करेगा तो कोई संख्या आएगा, तो मान लीजिए k2 संख्या, जब k2 क्या है, पूर्णांक है, k2 क्या है, k2 पूर्णांक, ठीक।
अब यहाँ से आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 की को भी विभाजित करा है, तब 5 को जी में भागा में इधर जाएगा तो गुना में जाएगा। तो यहाँ से अब आगे थोड़ा सा लिखते हैं, आगे लिखेंगे जब 5 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 5K2। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 3 मत बनेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ हो रहा है, 5 समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 K1 और K2 क्या है, पूर्णांक है, तो P बराबर क्या है 5 गुना K1, और यहाँ Q बराबर क्या है, P बराबर क्या है 5 गुना K1 है, और Q बराबर क्या है 5 गुना K2 है। देखिए इस दोनों में 5 कॉमन मिल गया, 5 कॉमन मिल गया तो एचसीएफ कितना है 5 है। हम सब एचसीएफ माने हैं क्या कि P और Q क्या है एक सहभाज्य, सहभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ क्या है 1 है, तो मतलब पूर्व कल्पना मतलब हमारा कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया कि P और Q क्या है एक सहभाज्य संख्या। यहाँ तो P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है 5 है, दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ तो एचसीएफ 5 हो गया, तो दोनों में कॉमन 5 हो गए। तो जो हमारी पूर्व कल्पना क्या है कि P और Q एक सहभाज्य संख्या है, एक सहभाज्य संख्या नहीं है, इसके एचसीएफ 5। तो यही लिखना है आगे, और में थोड़ा सा लिखना है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समीकरण 2 और 3, तो समीकरण 2 और 3 से P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल कितना है 5। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल कितना है 5 है। तो ये लिखिए कि 2 1, ये 2 नहीं है 5 है, तो 5 एक उभयनिष्ठ, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जब 2 लिखा 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, जगह की कमी हो जाएगा, एक 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यहाँ तो हम मानते हैं कि P और Q क्या है सहभाज्य संख्या है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है विरोधाभास है। यहाँ तो P और Q क्या है, इसके बराबर कितना है 5, यहाँ इसके बराबर कितना मानते हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी जो पूर्व कल्पना हमारी पूर्व कल्पना क्या है विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, तो फिर लिखेंगे तो अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी जो कल्पना है ना, हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा हो गया, देखिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ से पहले जो जिस संख्या का रूट में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या। फिर अब परिमेय संख्या मतलब होता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ √5 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q का मान क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होता है एक सहभाज्य संख्या होता है। सहभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 के बराबर होता है। अब जस्ट यहाँ Q क्या है, जब भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो Q इधर गुना में कर दिया। अब दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर वर्ग यहाँ पर लिख लीजिए कि वर्ग करने पर आ रहा है, कि वर्ग करने पर आए √5 Q का स्क्वायर करें और P का स्क्वायर करें। √5 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q का स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर P का स्क्वायर। इधर 5 क्या में गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। देखिए जो 5 है ना P स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो
तो 5p को विभाजित परिमेय है कि जब 5p स्क्वायर को विभाजित करा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5p को भी विभाजित करेगा। अब जब 5 है वो 5p को विभाजित कर रहा है, तो विभाजित मतलब भागा लगा रहा है, तो कोई तो संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, k1 है, तो माना कोई संख्या k1 है, k1 क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है, मान लीजिए पूर्णांक k1 एक पूर्णांक है। अब इधर 5 क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो p बराबर 5k1। अब इस p के मान, p का मान को समीकरण 1 में रख दिए, p के मान को समीकरण 1 में रख दिए, तो यह p का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, p स्क्वायर अब p का मान कितना है, 5k1 का स्क्वायर होता है, अपन में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, k1 का स्क्वायर 5 से 25 कटेगा 5 बार में, और k1 का स्क्वायर और p का स्क्वायर सिंपल के सिंपल से। अभी तक 5 कुछ ही नहीं, गुना में रहेगा तो भागा में, तो ये p स्क्वायर का अपन में नीचे 5 हो जाएगा, यहाँ k1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 का q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इससे लिख देंगे 5k को भी विभाजित करेंगे। जब q मतलब 5q को विभाजित करेगा तो कोई संख्या आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं k2 संख्या, जो k2 क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर p बराबर 5k1 है, यहाँ q बराबर 5k2 है, मतलब 5 उभयनिष्ठ संख्या। हमने माना था कि p और q एक सभाज्य संख्या, मतलब उभयनिष्ठ संख्या 1 है, इसका HCF 1 है, लेकिन यहाँ p और q का उभयनिष्ठ संख्या कितना है, 5। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अतः हमारी जो पूर्व कल्पना है p और q एक सभाज्य संख्या, ये हमारी क्या है, विरोधाभास निकल रहा है, यहाँ 5 जो यहाँ 5 है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यहाँ 1 है, तो हमारी पूर्व कल्पना है ना विरोधाभास निकल रहा है। अतः हमारी कल्पना क्या है, जो हमारी कल्पना क्या बने, √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हर बोर्ड में हर साल एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए, चलिए दिखा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देते हैं कि होमवर्क आपको सीख करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, सिद्ध करना है कि ये परिमेय, ये होमवर्क में है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हल करते हैं। और तुरंत कहें जिसको सिद्ध करना उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर मानेंगे p/q मान लेंगे, सब लैंग्वेज सेम है कि 3 + 2 √5 बराबर p/q हो जाएगा, जहां q बराबर ≠ 0 हो जाएगा। तथा p और q क्या है, एक सभाज्य संख्या, p व q एक सभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना तो सेम लैंग्वेज है। अब यहाँ से देखिए कि जो रूट वाला पार्ट होता है ना वो एक साइड कर लेते हैं, और बाकी बिना रूट वाला साइड एक साइड कर लेते हैं। तो √2 + √5 एक साइड रह देते हैं, 2 √5 एक साइड हो गया। इधर 3 क्या है, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो p/q माइनस हो जाएगा 3। अब इससे आगे हल करते हैं, 2 √5 के 2 √5 हो जाएगा। एलसीएम है, यहाँ एलसीएम नहीं है, 1 तो नीचे ऊपर होता है। q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, p हो जाएगा।
क्यूब के पढ़ा में क्यूब एक बार में, तो यहाँ पी हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यूब के पढ़ा में वन का पढ़ा में क्यूब के बार में क्यू बार में, यहाँ जाएगा क्यूब इंटू थ्री करेंगे तो यहाँ जाएगा थ्री क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इधर रूट क्या है, इधर दो क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भागा ना जाएगा, तो हम लिख लेंगे रूट 5 बराबर हो जाएगा p माइनस थ्री क्यूब अपन में है 2 है ना गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 के साथ अटैच हो जाएगा तो 2 क्यूब हो जाएगा। यहाँ से अब आगे देखें, यहाँ p और q क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या मतलब HCF 1 के बराबर है। HCF किसका निकलता है, पूर्णांकों का निकलता है, तो p और q क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें चूंकि p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे, मतलब पूर्णांक से हम डिवाइड, मान लीजिए 5 पूर्णांक है, 5 तो पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है। जब हम पूर्णांक को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ये बटा क्यू मिलता है, यानी परिमेय संख्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। तो मतलब यहाँ ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला पूर्णांक है, दोनों डिवाइड करेंगे तो हम क्या करें, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो p माइनस क्यू भी पूर्ण, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि तो p और q पूर्णांक है तो p माइनस 3q 1 क्या 2q भी पूर्णांक होगा, मतलब पूर्णांक हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही फर्क होता है। अब पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो वो पूर्णांक ही मिलेगा, तो p माइनस 3q हुआ 2q भी पूर्णांक होगा। इसलिए क्या p माइनस 3q अपन में 2q एक परिमेय संख्या, जब हम पूर्णांक अपन में पूर्णांक से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, जो p बटा q कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि p माइनस 3q अपन में 2q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से तो साबित हो गया कि p माइनस 3q अपन में 2q एक परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 तो अभी तुरंत पीछे वीडियो में हमने सीखा कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 तो एक परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, हमारी पूर्व कल्पना तो गलत की वजह से हो सकता है, हमारी कल्पना जो है गलत की वजह से हो सकता है कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर रूट 5 एक परिमेय संख्या यानी बराबर इधर परिमेय संख्या, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आगे रहेगा कि रूट 5 बराबर p माइनस 3 के अपन में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो भी अपरिमेय संख्या होगा, जो हमारी कल्पना है ये गलत हुआ। तो रूट 5 बराबर 3 p माइनस 3q अपन में 2q एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, सेम लैंग्वेज होगा कि हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास, अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोध, हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना, जो हमारी कल्पना है वो क्या है, कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। अतः फिर ये लिखेंगे, अतः चूंकि कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और अपने साथियों को साथ से शेयर करिएगा ताकि उसको भी, उनको भी समझ में आ जाए और पढ़ सके। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। अगला लेक्चर 4 होगा, आज क्वेश्चन नंबर 3 तक, शायद 2 तक हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में 3 को पार्ट है। कल अगले लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में क्वेश्चन 3 का तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर 4 में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।